हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहला हमारा टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होता है उस केस में हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे उसका रूल क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट हम लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर, उसके बाद में V3। तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी टेंस का किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम लोगों को हमेशा V3 का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो V3, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में बाय और उसके बाद में यस टू। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस लेने से पहले शुरू कर मतलब समझ लेंगे कि यस टू क्या मतलब क्या चीज़ है। तो यस टू आप लोग समझिए कि यस टू मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को कहा जाता है यस टू। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ये यस वन और यस टू। यस टू मतलब क्या, सब्जेक्ट टू। ऐसा मतलब मेरी भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट की जगह पर अगर समझो कोई भी प्रोनाउन आते हैं और वो पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये यस वन मतलब ये सब्जेक्ट की जगह पर मतलब ये सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के केसेस है। मतलब आई का होगा मी, वी का होगा अस, ही शी इट, तो ही का होगा हिम। यस टू मतलब ऑब्जेक्टिव केस, शी का हर, इट का इट ही रहेगा और दे का देम, और उसके बाद में यू का यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यू का यू ही रहेगा। तो आप लोगों को ये सब मतलब मेमोराइज करना है। ऑब्जेक्टिव केस में ही हम लोगों को क्यों लिखना पड़ता है, तो इससे पहले आता है बाय। प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हम लोगों को इसलिए लिखना पड़ता है कि बाय क्या है, बाय एक प्रीपोजिशन है। तो इंग्लिश में ऐसा रूल है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो हमेशा मतलब ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, मतलब नॉमिनेटिव केस में या फिर सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी अगर कोई भी प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, मतलब इस केस में, इसमें कभी भी नहीं आएगा। इस वजह से हम लोगों को एस टू मतलब क्या, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स की। पहला वाला एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट। तो क्या है ऑब्जेक्ट, अ बुक। अब बुक, उसके बाद में बुक एक ही है तो एम इज आर में से हम लोग लगाएंगे लेंगे इज। अब बुक इज, उसके बाद में रीड का थर्ड फॉर्म क्या है, रेड। स्पेलिंग सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन बदलेगा। अब बुक इज रेड, उसके बाद में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे, यहाँ पर अगर सेंटेंस ऐसा होता है कि आई रीड अ बुक इन होम, तो हम लोग लिख लेंगे समझने के लिए। तो इन होम क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे उसको मतलब V3 के बाद में हम लोग लिखेंगे इन होम। अब बुक इज रेड इन होम, उसके बाद में बाय। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो मी। हम लोग यहाँ पे आई नहीं लिख सकते, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो हम लोगों ने लिख लिया मी। अब बुक इज रेड इन होम बाय मी। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, शी प्रिपेयर्स फूड फॉर हर चाइल्ड। शी प्रिपेयर्स फूड फॉर हर चाइल्ड, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो फूड। हम लोगों को पता है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर फूड, तो फूड सिंगुलर नाउन है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज। उसके बाद में V3, तो प्रिपेयर का V3 क्या है, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड, फूड इज प्रिपेयर्ड। अब उसके बाद में ये क्या है, फॉर हर चाइल्ड, ये है कॉम्प्लीमेंट, तो ये हम लोग लिख लेंगे V3 के बाद में, तो फॉर हर चाइल्ड। उसके बाद में क्या है, बाय। बाय, तो बाय के बाद शी। शी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है प्रोनाउन की, तो हर।
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो फूड इज प्रिपेयर्ड फॉर हर चाइल्ड बाय हर। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शो यू, या फिर हम लोग लेंगे दे शो यू अ मूवी, या फिर दे शो अ मूवी टू यू, मतलब वो तुम्हें मूवी दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब यहाँ पर क्या सवाल पूछ कर देंगे, तो वो तुम्हें क्या दिखाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, अ मूवी। तो यहाँ पर मतलब क्या से सवाल पूछा, तो ये क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, प्रेजेंट है इस सेंटेंस में। अब हम लोग किसे से सवाल पूछेंगे, मेन वर्ब को, तो वो किसे मूवी दिखाते हैं, तो किसे आंसर आएगा, तो तुम्हें। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है। तो इससे हमें पता लगेगा कि इसके दो टाइप से हम लोग बना सकते हैं पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कर लेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, तो अ मूवी हम लोगों को क्या करना है, अ मूवी लेना है, अ मूवी, उसके बाद में एक ही है तो इज, एमिजार में से इज, उसके बाद में क्या है, शो का थर्ड फॉर्म शोन, अ मूवी इज शोन। अब उसके बाद में यू जो है वो टू से जोड़ना है, टू यू, उसके बाद में बाय स्ट्रक्चर वाइज, ओके। और उसके बाद में दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, बाय देम। समझ में आ रहा है आपको, अ मूवी इज शोन टू यू बाय देम, मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने बना लिया है, क्योंकि इसमें दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो यू। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे यू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अब हम लोग बनाएंगे। यू के बाद में क्या लगता है, एमिजार में से तो आर, उसके बाद में शो का V3 क्या है, तो शोन, यू आर शोन, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, अ मूवी, यू आर शोन अ मूवी। उसके बाद में स्ट्रक्चर में क्या है, और इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, तो यू आर शोन अ मूवी बाय देम। मैंने आपको बताया है किसी किसी सेंटेंस का एक ही पैसिव वॉइस बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसमें एक ही ऑब्जेक्ट रहता है। जिस टेंसेस में दो ऑब्जेक्ट रहते हैं उसका दो टाइप से, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक बार हम लोग इस्तेमाल करके बना सकते हैं पैसिव वॉइस, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इन ट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब डिटेल में बताया कि वॉइस क्या है, और वॉइस समझने के लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी वॉइस समझने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट वाला और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। शी आस्क्ड a question to me, she asked a question to me। अब यहाँ पर भी वो मुझसे सवाल पूछती है, तो हम लोग सवाल मतलब पूछेंगे, पूछने को क्या पूछेंगे, क्या से सवाल पूछेंगे, तो वो मुझसे क्या पूछती है, तो क्वेश्चन सवाल। तो ये क्या है, क्या से सवाल पूछा, आंसर जो मिला उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब हम लोग किसे से सवाल पूछेंगे, मतलब मेन वर्ब को, तो पूछने को, तो वो किसे सवाल पूछती है, आंसर क्या मिलेगा, मुझे। तो ये टू मी क्या है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, अ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन एक ही है तो हम लोग इस इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चंस होता बहुत सारे सवाल होते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर का, वो आपको पता है। अ क्वेश्चन इज, उसके बाद में क्या है, आस्क का थर्ड फॉर्म क्या है, आस्क्ड। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। अब यहाँ पर टू मी, जैसा का वैसा, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है सेंटेंस में तो बाय, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, प्रोनाउन का, तो वो है हर, मतलब अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी बाय हर। अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेंगे और उसका बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हमें पता है मी, लेकिन ये मी जैसा आप लोगों ने देखा है, ये यू क्या है, ये इसमें यू जो है ये कौन सी केस में है, ये है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन ये यू हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया वो मतलब नॉमिनेटिव केस में, मतलब सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन उसका दोनों इसमें सेम रहता है, इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एक बात समझनी है, ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, प्रीपोजिशन के बाद में है, इसलिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन
अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आता है तब हम लोग ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब हम लोगों को नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मी का क्या बन जाएगा फिर, मी का बनेगा आई। आई के बाद में सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में आई के बाद लगता है एम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है आस्क, तो उसका V3 है आस्क्ड, आई एम आस्क्ड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा का वैसा, अ क्वेश्चन, आई एम आस्क्ड अ क्वेश्चन। उसके बाद में बाय, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो आई एम आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हर। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी है, केवल आपको मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है और उसके अनुसार उसके बनाने हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, रोशन ब्रेक्स अ टेबल इन स्कूल, मतलब रोशन स्कूल में टेबल तोड़ता है। अब यहाँ पर रोशन क्या तोड़ता है, तो अ टेबल, रोशन किसे तोड़ता है अगर पूछे जाएगा सवाल तो आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ टेबल। अ टेबल, अब टेबल अब एक ही है तो आर में से इज, अ टेबल इज। अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन, अ टेबल इज ब्रोकन। उसके बाद में क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू इन स्कूल हम लोगों को लिखना पड़ेगा, अ टेबल इज ब्रोकन इन स्कूल। उसके बाद में बाय, अब रोशन नाम है तो जो नाम रहेगा वही आएगा, केवल प्रोनाउन में उसका मतलब ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, नाउन जैसा का वैसा, बाय रोशन। तो कैसे हुआ सेंटेंस, अ टेबल इज ब्रोकन इन स्कूल बाय रोशन। नाम है तो नाम में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, नाम जैसा का वैसा बाय के बाद में लिखा जाता है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, यू स्टील अ पेन फ्रॉम शॉप, मतलब तुम दुकान से पेन चुराते हो। अब तुम दुकान से क्या चुराते हो, तो अब पेन, तो अब पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अब पेन हम लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। पेन एक ही है तो हम लोगों को इज लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर होता है यू स्टील पेन्स फ्रॉम शॉप, तब हम लोगों को पेन्स इस्तेमाल करना पड़ता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आर इस्तेमाल करना पड़ता। तो सेंटेंस होता पेन्स आर, लेकिन यहाँ पे एक ही पेन है तो इज इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। अब पेन इज, स्टील का थर्ड फॉर्म क्या है आपको पता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है थर्ड फॉर्म मालूम होना। अगर आपने अभी तक वर्ब के तीनों फॉर्म्स याद नहीं किए तो प्लीज उसको मेमोराइज जरूर कीजिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू दैट, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एनी एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, तो अब पेन इज, अब स्टील का है स्टोलन, V3 का है स्टील का स्टोलन, अब पेन इज स्टोलन। अब फ्रॉम शॉप क्या है, V3 के बाद में है कॉम्प्लीमेंट, तो फ्रॉम शॉप है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब बचे कुछ वर्ड्स। तो अब पेन इज स्टोलन फ्रॉम शॉप, अब उसके बाद में बाय। अब यू का यू ही रहता है, कौन सी केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अब पेन इज स्टोलन फ्रॉम शॉप बाय यू, यहाँ पर अगर होता कि ही स्टील्स अ पेन फ्रॉम शॉप, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाय के बाद में हम लोगों को लिखना पड़ता हिम। लेकिन यू का जो फॉर्म है ऑब्जेक्टिव केस में भी और नॉमिनेटिव केस में भी यू ही रहता है। समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, विराट गिव्स मी 10 रुपीज, या फिर विराट गिव्स 10 रुपीज टू मी, ऐसा भी चलेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सवाल पूछेंगे, देना मतलब विराट मुझे 10 रुपए देता है, तो विराट मुझे क्या देता है, 10 रुपए। तो क्या ऐसे सवाल पूछा, आंसर मिला 10 रुपए, तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं किसे से सवाल पूछता हूँ, देने को, तो विराट किसे 10 रुपए देता है, तो मुझे, तो मुझे टू मी क्या है, मतलब मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके दो प्रकार से बनेंगे क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज आर, 10 रुपीज आर। उसके बाद में क्या है, गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन। उसके बाद में ये मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू से जोड़ना पड़ेगा, गिवन टू मी, 10 रुपीज आर गिवन टू मी। अब बाय, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, 10 रुपीज आर गिवन टू मी बाय विराट, विराट जो नाउन है वो वैसा का वैसा हम लोगों को लिखना पड़ेगा, 10 रुपीज आर गिवन टू मी बाय विराट। लेकिन ये क्या है, 10 रुपीज हम लोगों ने सामने मतलब सेंटेंस की शुरुआत में लिया है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने बना दिया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का देखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, जगह ना होने की वजह से
अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी। लेकिन मैंने आपको बताया कि मी जब सामने आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या है? तो आई। तो आई के बाद में लगता है आईमीजार में से एम। उसके बाद में गिव का थर्ड फॉर्म क्या है? V3 चाहिए तो गिवन, आई एम गिवन। उसके बाद में क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा लिखना है, 10 रुपीज, आई एम गिवन 10 रुपीज। वहां पर उसके बाद में क्या है? कॉम्प्लीमेंट नहीं है, V3 हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद क्या है? बाय। और बाय के बाद हम लोग क्या है? विराट है तो विराट जैसा का वैसा लिखेंगे। तो सेंटेंस कैसे हुआ? आई एम गिवन 10 रुपीज बाय विराट। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के हम लोगों ने बनाया है। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के हम लोगों ने, मतलब सेंटेंस की शुरुआत में रख के हम लोगों ने बनाया है। तो इस सेंटेंस के दो वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस दो तरीके से बनाए गए हैं। लास्ट एग्जांपल, शी फीड्स हर चाइल्ड सेरेलैक। अब यहाँ पर देखिए, वो उसके बच्चे को सेरेलैक खिलाती है। तो वो उसके बच्चे को क्या खिलाती है? तो सेरेलैक। तो क्या से सवाल पूछा, आंसर मिला, तो उसे कहेंगे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे से सवाल पूछेंगे? वो सेरेलैक किसे पिलाती है? किसे? तो उसके बच्चे को। तो हर चाइल्ड होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सेरेलैक। तो सेरेलैक क्या है? सेरेलैक सिंगुलर नाउन है, सेरेलैक। उसके बाद में लगाएंगे हम लोग इज, क्योंकि आईमीजार में से इज लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सेरेलैक इज अ सिंगुलर नाउन। सेरेलैक इज। अब फीड का थर्ड फॉर्म क्या है? फेड। अब यहाँ पे टू से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लिया है। सेरेलैक इज फेड टू हर चाइल्ड। सेरेलैक इज फीड टू, अब जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये हम लोग टू से जोड़ते हैं, टू हर चाइल्ड। उसके बाद में बाय। अब शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो सेंटेंस हो गया हमारा, सेरेलैक इज फीड टू हर चाइल्ड बाय हर। उसके बाद में हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे तो हर चाइल्ड। तो हर चाइल्ड मतलब चाइल्ड एक ही है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे आईमीजार में से इज का, हर चाइल्ड इज। अब फीड का थर्ड फॉर्म है फेड, हर चाइल्ड इज फेड। अब क्या हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने मतलब लिया है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का तैसा उसकी जगह पे रहेगा। हर चाइल्ड इज फेड सेरेलैक। उसके बाद में बाय, कॉम्प्लीमेंट नहीं है सेंटेंस में, बाय। अब शी का होगा हर, तो हर चाइल्ड इज फेड सेरेलैक बाय हर। तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज से आप वॉइस सीखना हम लोगों ने शुरू कर दिया है, तो आप उसका मतलब गहराई से उसकी स्टडी कीजिएगा, और आपको प्रैक्टिस से बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा। आपको मैं एक मतलब श्योरिटी इस चीज़ की देता हूँ कि अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस करोगे तो आपको मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली एंटायर इंग्लिश ग्रामर सीखने में। लेकिन आपसे एक गुजारिश है फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कभी अपकमिंग वीडियोस डालता रहूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।